हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, मैं हूं आर के सोनी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी, सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, यानी यहाँ तक। इसके आगे 26 के यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस बार जो 67वीं बीपीएससी होने वाला है और साथ ही जो सीडीपीओ होने वाला है बीपीएससी का, इन दोनों में प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप सभी को 20 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ मारना होगा, क्योंकि इस 20 प्रैक्टिस सेट में बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ से जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ, दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। ऑप्शन दिया है स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है, सभी अन्य मध्याओं से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। अगला है तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, मौसम नहीं बदलता है। अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, देखिए दोस्तों, लंदन में एक शहर है, उस शहर का नाम है ग्रीनविच रेखा, और वहाँ से जो देशांतर गुजरता है ना, 180 डिग्री देशांतर, उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और उस रेखा के पूर्व से पश्चिम, यानी इधर से इधर, पूर्व से पश्चिम आने पर क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है, और पश्चिम से पूर्व जाने पर 1 दिन घट जाता है। यानी यह यदि ऑप्शन होता तो मारते, लेकिन इसमें वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों, वह होती है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है, यानी इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। अगला है राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्याज भुगतान। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल हैं उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन है। अगला है जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है। दोस्तों, जीएनपी और एनएनपी, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों, इन दोनों के मध्य जो अंतर होता है वह होता है पूंजी अवमूल्यन के समान। पूंजी अवमूल्यन, अधिमूल्यन, यह क्या होता है? दोस्तों, अवमूल्यन का मतलब होता है जब अपने देश की मुद्रा की कीमत कम हो जाती है तो बोलते हैं पूंजी अवमूल्यन। यदि पूंजी जो मुद्रा है अपने देश की, वह कीमत उसका बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं पूंजी अधिमूल्यन। यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह होता है पूंजी अवमूल्यन। इसको इंग्लिश बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, अगला है भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है। दोस्तों, भुगतान संतुलन पद जो है वह करता है ऑप्शन ए, आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है 82, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विटामिन। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का प्रमुख कार्य है। दोस्तों, IMF का मुख्य कार्य जानते हैं क्या है? इसका मुख्य कार्य है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों, यह जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग करवा रहा हूँ, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एक बार इसको आप कर लीजिए, मेरा यकीन मानिए आप लोग जो इस बार 27 बीपीएससी जो आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका सीडीपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, इन दोनों में आप काफ़ी अच्छा रैंक लाएंगे यदि आपने प्रैक्टिस सेट ध्यान से याद किया, उसको ध्यान से सही मारा तब। ठीक है, तो आपका काम यह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूँगा आप लोग के लिए। चलते हैं आगे। अगला सवाल है ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। दोस्तों, जो ग्रह होते हैं वह अपने धुरी पर, जो उनका धुरी होता है
वह उस पर गतिशील क्यों रहते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल दोनों लगता है, इसी वजह से जो ग्रह होते हैं अपने धुरी पर, मान लीजिए कि यह ग्रह है, ठीक है, यह इसका धुरी है, ठीक है, यह इसका ग्रह है, ठीक है, तो ये इसी पर ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि इनमें जो है गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बल लगता है। अगला है ISO 9000 क्या है? ISO 9000, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह है एक अच्छे प्रबंध का मानक, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, अच्छे प्रबंध का मानक। आप लोग कहीं देखते होंगे लिखा रहता है ISO 900 सर्टिफाइड, 9000 सर्टिफाइड, मतलब वह उससे अच्छे प्रबंध का मानक है, मतलब वह जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोल्ड फ्लैग ओपन। ऑप्शन डी जो है गोल्ड फ्लैग ओपन, यह जो है टेनिस प्रतियोगिता में शामिल नहीं है। अगला है जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। दोस्तों, जो जल सतह है वह अधिकतम कहाँ है गहराई? तो वह है मरियाना ट्रेंच पर, जो कि कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में वह स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल है पद डाउन अंडर इंगित करता है। दोस्तों, ये जो पद है डाउन अंडर, इसका मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं हम लोग डाउन अंडर, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया को जो है ना, उसी को बोलते हैं डाउन अंडर। इसको एक पद से इंगित करते हैं, डाउन अंडर पद से ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अगला है एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है। दोस्तों, एशिया का, ठीक है, भारत का नहीं, एशिया का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना और सबसे विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है तिब्बत में, नाम है लहासा। लहासा तिब्बत में है, और इसी स्थान पे जो है बौद्ध का सबसे विशालतम और प्राचीनतम मठ स्थित है। कहाँ है? लहासा। लहासा कहाँ है? तिब्बत में। अगला है वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेरीहिलियन। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है, पेरीहिलियन बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। दोस्तों, कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही ऑप्शन है। अगला है एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? दोस्तों, जो एड्स होता है ना, वह होता है विषाणु की वजह से, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। पता है आप लोग को ना कि एड्स क्या है? एक विषाणुजनक रोग है, और इस एड्स रोग का जो कारण होता है ना, वह क्या होता है? एक विषाणु है, इसका नाम है HIV, नाम आप लोग सुना होगा। एक विषाणु है SIV, इसी वजह से होता है एड्स, ठीक है। ज़रा मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे देखूंगा। कहाँ था हम लोग? ये हो गया ऑप्शन सी सही है इसका। आगे चलते हैं। अगला है ओजोन पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन क्या करती है? तो पराबैंगनी सूर्य की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन बी है कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक कैटलिस्ट है। अगला है हरित गृह में प्रयुक्त किया जाता है। वह गैस है जो सूंघने पर घातक होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है यह जो है पराबैंगनी सूर्य किरणों को पृथ्वी की रक्षा करती है। पराबैंगनी सूर्य किरणों से अपनी पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन। अगला है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, वह किससे नापते हैं? तो वह नापते हैं हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, हाइग्रोमीटर इसका सही ऑप्शन है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बिल्कुल यह सही ऑप्शन, बिल्कुल यह सही कथन है। अगला है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। यह कथन भी सही है। चलते हैं आगे। अगला है सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है सैयद वंश का संस्थापक मुबारक शाह था। यह गलती है, क्योंकि सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। नाम क्या था? खिज्र खां।
यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 3 सही थे, एक गलती थे, इसलिए इसका ऑप्शन ई ही सही होगा। अगला सवाल है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो की जाती है तो क्या होता है। जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करते हैं तो वह क्या होता है। तो उसमें जो होता है दोस्तों, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है। यही इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला है कि दाब की इकाई क्या है। दाब, ठीक है, तो दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन ए ही सही इसका ऑप्शन है। अगला है कि स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को क्या कहते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को कहते हैं टाइटल बार, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों भारत में जो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं कहाँ से, मैहरगढ़ से, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह कहाँ हुई थी। तो वह हुई थी राजगृह में। राजगृह मतलब राजगीर में, फिलहाल का राजगीर, ठीक है। अगला है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका सही ऑप्शन आप लोग को पता होगा क्योंकि इसका सही ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ई। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों, क्वेश्चन क्या लिखा है कि सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर, इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब अधिक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, ठीक है। तो देखिए भारत में जो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ था वह शक कुषाण शासकों ने किया था ना, आप लोग सुने होंगे शक कुषाण शासकों ने। लेकिन जो भीम कार्तवीर्य द्वितीय थे ना, वह पहले शासक थे जिन्होंने क्या किए थे ना, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है व्यापक स्तर पर, व्यापक पैमाने पर, तो व्यापक पैमाने पर जो है ना इसका प्रचलन जो है कनिष्क के समय में हुआ था। किस समय हुआ था, कनिष्क के समय में, यानी इसका सही ऑप्शन होगा कनिष्क, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं है इसलिए ऑप्शन ई इसका मारेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे एक टर्म है महापरिनिर्वाण, इसका मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना वह बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी और बुद्ध की मृत्यु को ही बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु को ही बोलते हैं महापरिनिर्वाण, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलते हैं फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। तो जूल प्रति सेकंड जो है वह शक्ति की इकाई है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। अगला है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा विटामिन का रासायनिक नाम, ठीक है। तो दोस्तों रासायनिक नाम से क्वेश्चन आजकल आते हैं एग्जाम में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपकी स्क्रीन पर मैंने सारे विटामिन का और उसका रासायनिक नाम शो कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। विटामिन ए से होता है, विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का होता है थायमीन। विटामिन B2 का होता है ट्राइबोफ्लोइन। विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का होता है बायोटीन। विटामिन सी का होता है एस्बॉर्टिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का होता है फिलोक्विनोस, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं आगे। अगला है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है। प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। तो प्राकृतिक वर्ण का मतलब क्या होता है ये बताइए पहले आप। इसको बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो यह जो है डार्विन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। किससे संबंधित है, तो डार्विन से संबंधित है। अगला सवाल है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। भारी जल, हेवी वाटर, नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। वास्तव में जो होता है भारी जल हाइड्रोजन के ऑक्साइड
D2O को भारी जल कहते हैं, ठीक है, D2O उसी को बोलते हैं भारी जल, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। तो एक स्वतंत्र राजा के रूप में इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था रायगढ़ में। आपको पता होगा कि शिवाजी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1627 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसे, इसको लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और कहाँ हुआ था? तो सिवनी और दुर्ग में हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। और 16 जून 1674 को शिवाजी जो थे ना, रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो वाराणसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उनका नाम था श्री गंगा भट्ट, उन्हीं के द्वारा राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। ये हो गया, चलते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन, इसको मैं क्लिक कर लूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही ऑप्शन डी है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है 108, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय के। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, टुंड्रा प्रदेश में निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? टुंड्रा प्रदेश में तो इनका मुख्य जो है कार्य है वह है शिकार करना। क्या करना है? शिकार करना है। टुंड्रा प्रदेश मतलब क्या होता है? यहाँ बहुत सारा बर्फ होता है, पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रहते हैं वहाँ के निवासी, जो वहाँ के आदिवासी हैं, उनका काम क्या है? शिकार करना। किसका? पशुओं का, और उन्हीं से अपना पेट भरते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्या? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। आर्यभट्ट ही ये पहले बार बोले थे कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने का जो कारण है उसी वजह से जो है प्रतिदिन सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। सबसे पहले कौन दिया था? इसके बारे में बताया था आर्यभट्ट साहब ने। अगला सवाल क्या है, वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया? भारत पर पहली बार आक्रमण किया वह कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गजनी का महमूद। गजनी का महमूद, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? चौथ नाम सुने होंगे आप लोग। चौथ जो है एक प्रकार का कर था, टैक्स था, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। जब मराठा थे ना तो उनके कार्यकाल में एक चौथ शब्द था, ठीक है। चौथ जैसे आज हम बोलते हैं टैक्स, आपने टैक्स भरा क्या, ठीक है। तो उस समय इसी को हम बोलते थे चौथ, कर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिसने नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया, सबकी प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या, बताइए आप लोग? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसलिए क्योंकि इसका सही ऑप्शन ई इसलिए है क्योंकि उपयुक्त में से दो से अधिक इसका सही ऑप्शन है। कौन कौन? देखिए, पहला है कि वे अंग्रेजों के द्वारा दबाए गए थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वे व्यापार में और सेवाओं में अपना अधिकार मानते थे, इसलिए यह भी सही है। और वे जो है नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे, ठीक है। यह तीन वजह है, ठीक है। इसी वजह से जो है जो नए वर्ग थे वह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? नरमपंथियों की मांग कौन नहीं थी, यह नहीं पूछा है कौन थी, कौन नहीं थी। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता नरमपंथियों की मांग नहीं थी, उनका सिर्फ मांग था भारतीयों के लिए अधिक रोजगार, प्रशासन में भारतीयों की अधिक सहभागिता, कुछ अयोग्यताओं को हटाना, लेकिन कभी भी इन्होंने खुलकर भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं की, ठीक है। नरमपंथी थे ना, तो जो नरमपंथी थे वह यह बात पर कहीं भी जोर नहीं डाला, ठीक है। अगला है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया?
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड इसका सही ऑप्शन है। अगला है कि किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? 117। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की आमुख यानी प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं था? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों का जो है ना वह संविधान के जो आमुख था, प्रस्तावना था, उसमें उद्घोषित नहीं था। लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास व पूजा की स्वतंत्रता, समाज में स्थान व अवसर की समानता, यह सभी जो है प्रस्तावना में था। लेकिन तीन जो अनुसूचित हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में नहीं बताया गया था, इसको बाद में संविधान में दिया गया। ठीक है। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है ना धर्म का प्रचार करना और उसका आचरण करना सम्मिलित नहीं है। ठीक है। आप धर्म का प्रचार सम्मिलित है, सॉरी मैंने गलती पढ़ दिया। पूछ रहा है क्वेश्चन कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? धर्म का प्रचार करना सम्मिलित है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, जबरन धार्मिक आदेशों की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक असहिष्णुता, यह तीनों नहीं है। ठीक है। यह सिर्फ बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है ऑप्शन 119 कि भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? भारत जो है किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? इसका ऑप्शन ई सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए बोल रहा है कि कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है। बिल्कुल सही है। धर्म निजी मामला समझा जाता है। जो धर्म है निजी मामला समझा जाता है, इस गलत है। ठीक है। अगला है कि धर्म देश, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ये भी सही है। और अगला है कि किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, तो ये भी सही है। यानी तीन इसमें सही है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना कृषि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। यह योजना का लक्ष्य यह था, लेकिन इतना प्राप्त हुआ। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है, और इसके बाद ऑप्शन बी भी इसका सही ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यह दोनों गलती है, क्योंकि यह योजना जो था ना हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमल मॉडल, और इसका जो लक्ष्य था वह था 3.4, लेकिन प्राप्त हुआ था 2.1। क्या? ठीक है। 2.1 प्राप्त हुआ था और लक्ष्य था 3.6। याद रखिएगा 3.6 इसका लक्ष्य था और प्राप्त हुआ था 2.1, इसलिए यह योजना फेल हो गया। ठीक है। फेल नहीं हुआ, मतलब इसका कम प्राप्त हुआ था इसका। ठीक है। इसलिए बोलेंगे इसको क्या, मतलब कि आपका जो लक्ष्य था वह प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में जो मुख्य योगदान है वह है निम्न मृत्यु दर का। दोस्तों आजकल निम्न मृत्यु दर के कारण जो है भारत की जनसंख्या भी बहुत वृद्धि कर रही है। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट कैश इसमें से कौन कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मृत्यु कर, मतदान कर, यह दोनों जो है क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अगला है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। इसका नाम क्या था? उनका नाम था बालपुत्र देव। ऑप्शन सी इनका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि अप तटीय यानी ऑफ शोर ड्रिलिंग से तात्पर्य है। दोस्तों ऑफ शोर ड्रिलिंग से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना इसका तात्पर्य है, ऑफ शोर का यानी ड्रिलिंग का। ठीक है। अगला सवाल है कि भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो
महाद्वीप के समीपस्थ हो तथा 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो कहता है। दोस्तों, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो यानी उसके पास हो और 6 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है, महाद्वीपीय शेल्फ इसका सही ऑप्शन है। इसके आगे हम लोग जानेंगे मैथ। दोस्तों, मैथ का सवाल मैंने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन इसको आप लोग खुद से अपने में इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं मैथ का एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। फिलहाल इतना समय नहीं है कि मैं आपको मैथ भी समझाऊं, ये आप खुद से करने की काम है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। चलते हैं इससे आगे, ये सब सारे क्वेश्चन जो है मैथ का है, ठीक है, मैथ है। चलते हैं आगे। ये सही क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है, देखिए कहाँ तक है। तो 135 तक जो है मैथ का सवाल है। इसके आगे हम लोग जानेंगे, देखिए यहाँ से। तो इसके आगे है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी वह थी गिरिव्रज, यानी राजगिरी जो थी वह मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? तो वह था, इसका ऑप्शन सही क्या होगा बताइए आप लोग को बताना होगा कि वह कौन सा था महाजनपद। तो वह महाजनपद था अंग यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं इसके आगे। तो इसके अगला सवाल है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया है। यह कथन किसका है? यह जो इतना बड़ा कथन है, इस कथन को कौन बोला था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विंसेंट आयर। विंसेंट आयर एक अंग्रेज थे, इन्होंने एक कमेंट दिया था, कथन कहा था कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः मतलब कि पूरा नहीं मतलब हल्का फुल्का तोड़वा दिया है। यह कथन दिया था किसने? विंसेंट आयर ने। अगला सवाल है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों में सैनिकों को हटा लिया गया था। उन जिलों का सही क्रम क्या है? मतलब वह कौन कौन से जिले हैं जहां पे उस जिला से सैनिकों को हटा लिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शाहाबाद, पटना और बिहार। शाहाबाद, पटना और बिहार इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? दोस्तों, बिहार राज्य की जो सीमा है वह किस देश को स्पर्श करती है? तो आप लोग बताइए इसका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेपाल को स्पर्श करती है। बांग्लादेश, चीन और म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। तो आसान है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जरा मैं बिहार विस्तृत है, बिहार कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है। जो कर्क रेखा है दोस्तों, उसके उत्तर में बिहार स्थित है। आप लोग समझे कर्क रेखा क्या होता है? जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है, एक होता है, यह होता है विषुवत रेखा, ठीक है, फिर होता है एक होता है कर्क रेखा और एक होता है मकर रेखा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो बिहार है वह कहाँ है? तो जो बिहार है वह कर्क रेखा के उत्तर में है। यह हो गया दक्षिण और यह हो गया उत्तर। तो जो बिहार कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। जरा मैं इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है, हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वह हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंने ऐसा क्यों बोला
आप लोग भी समझ जाइएगा, जब चारों को पढ़िएगा ध्यान से, ध्यानपूर्वक आप लोग सभी को पढ़िए। देखिए लिखा है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 3 है। बिल्कुल सही है। अगला है कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है कि सोमेश्वर श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। अगला है किशनगंज के पास बिहार की सीमा भूटान की सीमा को स्पर्श करती है। किशनगंज के पास बिल्कुल गलती है ऑप्शन ये, यानी ये 3 ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है कि बिहार में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या है। तो बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है 40। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला है कि मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हेमियोन्थोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? तो यह की थी वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है, वाटसन और क्रिक। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर के हिस्सा प्राप्त होता है? उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 220 जो अनुच्छेद है वह सही ऑप्शन है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, राज्यों को सहायता अनुदान प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 275। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 275, इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है एक ग्रीन रोमक का, मतलब ग्रीक का एक किताब है, ठीक है। और यह जो है एक अनाम शासक लिखा था। अनाम मतलब कि जिसने लिखा था उसका कोई नाम नहीं था, उसने अपना नाम नहीं लिखा था, ठीक है। इसे लगभग जो है 60 ईस्वी में लिखा गया है। लेकिन इतना पता चला है कि जिस व्यक्ति जो लिखा है वह थे अलेक्जेंड्रिया के, ठीक है। इसने भारत से आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी एक सूची बनाया है, उसका भी उल्लेख किया है, लेकिन अपना नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो लिखा था वह अनाम थे, मतलब वो उसने अपना नाम नहीं बताया था। अगला सवाल है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिलता है, प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के जो हमले का जो विवरण प्राप्त हुआ वह हुआ तबकात ई नासरी से। तबकात ई नासरी से। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी क्या है? सही ऑप्शन है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, लास्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा दिया? नहीं समझे आप लोग कि जो कौन सुल्तान थे जिन्होंने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा दिया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे, ठीक है। उन्होंने जो क्या किया था कि उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। लेकिन इसकी जो पूर्व है वह बलबन और इल्तुतमिश भू राजस्व उपज की 1/3 से अधिक नहीं लिया था। नहीं समझे आप लोग? मतलब कि 100% में कभी भी बलबन और इल्तुतमिश जो है 1/3 33% से बेसी नहीं दिया था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उन्होंने 50% से अधिक दे दिया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना, तो उन्होंने काल में भी भूमि कर की जो दर है ना वह अलाउद्दीन खिलजी के भांति ही थी। कितना? 50% ही थी, उससे अधिक थी। यानी ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक
और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों का जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी साहब हैं और जो बलबन साहब है, मोहम्मद बिन तुगलक साहब है, यह दोनों सही हैं। इन दोनों ने जो है आधा दे दिया था राजस्व के रूप में, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन ई इसका सही ऑप्शन होगा। अधिकांश बच्चे जो है अलाउद्दीन खिलजी को मारते हैं। यदि क्वेश्चन ये एग्जाम में आता तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी मार के निकल जाते हैं। लेकिन जो ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक भी अपना आधा राजस्व जो है दे देते थे फसल की नपाई को, ठीक है, कर के रूप में दे देते थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन। आज हम लोग ने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में हम लोग सेट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो को जितना लाइक करना है कीजिए, अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ भी मन करेगा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।